वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बात करेंगे 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। संभावना ये है कि ये पांच प्रश्न जो हैं इनमें से कोई भी प्रश्न बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। शुरू करेंगे। कौन कौन से हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए। सबसे पहले पहला प्रश्न है एक्वारेजिया क्या है। देखिए प्रश्नों को। एक्वारेजिया जानते हैं आप तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप देखें कि इसका आंसर हम बोर्ड की एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे। प्रश्न क्या है, एक्वारेजिया क्या है, इसके गुण लिखिए। ठीक है। दूसरा क्या है, एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चौथा क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है, लिखिए। पांचवा प्रश्न क्या है, भर्जन व निस्तापन को परिभाषित कीजिए। ठीक है बच्चा। प्रत्येक प्रश्न जो है एक या दो खंडों में टूटा हुआ आएगा, दो टुकड़ों में टूटा हुआ आएगा। जैसे ये है एक्वारेजिया क्या है, इसका 1 नंबर हो जाए और दूसरा इसके गुण लिखिए, वो भी 1 नंबर हो जाए तो 2 नंबर का प्रश्न ये है आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फिर एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको 1 नंबर की पूछ ले और इसके उपयोग लिखिए, ये भी 1 नंबर का पूछ ले तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोगों से पूछ ले और उदाहरण भी 1 नंबर का पूछ ले तो यह भी 2 या 3 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रश्न के अंक कितने भागों में हैं, कितने टुकड़ों में हैं, उतने ही टुकड़ों में आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। एक्वारेजिया क्या है, इसके गुण लिखिए। तो अगर यह प्रश्न मेरी एग्जामिनेशन में आए तो मैं उसका क्या आंसर लिखूंगा, तो आंसर लिखूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां लगा दूंगा और फिर इसका लिखूंगा आंसर। किसका आंसर लिख रहे हैं अपन, एक्वारेजिया क्या है। तो आंसर लिखें, इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया सबसे पहले एक्वारेजिया, लिख दिया ना। बोर्ड की एग्जामिनेशन में आप भी लिख दे एक्वारेजिया, लिख दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि इसे रॉयल जल भी कहते हैं। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं आंसर, इसे रॉयल जल भी कहते हैं। ठीक है। आंसर आपका इंप्रेसिव होना चाहिए, इसे रॉयल जल भी कहते हैं। पहली लाइन मैंने अपने आंसर की लिखी है, इसे रॉयल जल भी कहते हैं। ठीक है बच्चा। दूसरी लाइन में मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा कि जब HNO3, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो कि जब सांद्र HCl, ये लिखेंगे सांद्र HCl, जब सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3, ध्यान से देखिए आंसर को कैसे लिख रहे हैं। जब सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को, क्या लिखा मैंने, जब सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को 3:1, याद रखना भाई 3:1, जब सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, के अनुपात में मिलाया जाता है। अनुपात गलत मत कर देना, मिलाया जाता है। क्या गलती होती है आंसर लिखने में वो भी हम आपको बताएंगे। क्या लिखा, जब सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो जो मिश्रण बनता है, तो जो ताजा मिश्रण बनता है, मिश्रण बनता है, उसे क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। बनता है उसे क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। ये मैंने लिख दिया, एक्वारेजिया या रॉयल जल, एक्वारेजिया या रॉयल जल कहते हैं। यह डेफिनेशन मैंने लिख दी है।
क्या ध्यान में रखा? ध्यान में क्या रखना है इसका आंसर देते समय? क्या लिखा आपने आंसर? हमने लिखा कि इसे रॉयल जल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रॉयल जल भी कहते हैं। ठीक है, बात है क्या है, होता क्या है कि जब सांद्र HCl व सांद्र HNO3 को किस अनुपात में मिलाते हैं? 3:1 में मिलाते हैं। यानी कि HCl और HNO3, अगर आप पहले HCl और उसके बाद में HNO3 लिखते हैं तो इसका रेशियो क्या होगा? HCl तो 3:1 में, 3 और HNO3 का 1:1, इस अनुपात में। लेकिन अगर आपने HNO3 पहले लिख दिया और उसके बाद में HCl लिख दिया तो आपको बताना पड़ेगा अनुपात 1:3। समझ रहे हो बात को? गलती मत करना कि आपने पहले क्या लिखा है। मैंने यहां पे लिखा है सांद्र HCl, इसलिए पहले 3 लिखूंगा, क्योंकि सांद्र HCl 3:1 का अनुपात होता है सांद्र HCl व सांद्र HNO3 का। भूलना मत, गलती मत करना, क्योंकि यहां बड़ी गलती होती है और आपका आंसर आप लिख देते हैं कि मैंने सही लिखा है, लेकिन नंबर कितने आते हैं? गलत होते ही इसका चेंज होते ही 0, और अगर सही हुआ है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? जब सांद्र HCl व सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो जो ताजा मिश्रण बनता है वह क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया कहलाता है या रॉयल जल कहलाता है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब इसके गुण लिखने हैं, क्योंकि 1-2 खंडों में यह प्रश्न है। इसके गुण या विशेषताएं लिखिए, तो अपन भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? गुण या विशेषताएं। किसके गुण या विशेषताएं लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं बच्चा रॉयल जल के गुण या विशेषताएं। लिख दें? बिल्कुल। क्या पहला आप लिखेंगे, यह एक भभकता द्रव है। यह एक भभकता, अरे भभकती आग होती है, लेकिन यह भभकता द्रव है। यह एक भभकता द्रव है। ध्यान रखना, यह एक क्या है? भभकता द्रव है। दूसरी बात, यह प्रबल संक्षारक है। क्या लिखेंगे? दूसरी बात, यह प्रबल संक्षारक है। लिखेंगे दूसरी बात, प्रबल संक्षारक है, संक्षारक है। यह प्रबल संक्षारक है। तीसरी बात, यह सोने, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुओं को गला सकता है। आदि को गलाने की क्षमता रखता है। ये 3 आप क्षमता रखता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे देंगे तो 1 + 1 = 2 आपके नंबर पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या था? एक्वा रेजिया क्या होता है, इसके गुण या विशेषताएं लिखिए। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। गुण या विशेषताएं क्या है? एक भभकता द्रव है, प्रबल संक्षारक है, सोने, चांदी, प्लेटिनम आदि वस्तुओं को गलाने की इसमें क्षमता है। ठीक है बच्चा। दूसरा प्रश्न क्या था? देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके क्या लाभ हैं? बढ़िया प्रश्न है। तो चलो दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहा है? एनोडीकरण। तो लिख लो भैया, एनोडीकरण लिख दिया मैंने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर हो गया 2 और मैंने लिख दिया यहां पर आंसर। एनोडीकरण का आंसर देंगे। अब आंसर दीजिए भाई, किसका आंसर दे रहे हैं? एनोडीकरण का। लिखेंगे क्या यहां पर? एनोडीकरण लिख दिया। एनोडीकरण किसे कहेंगे भाई? एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण किसे कहेंगे? आप ये लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि धातुओं पर, सिंपल सा आंसर आप लिख देंगे इसका, धातुओं पर धात्विक ऑक्साइड की, धात्विक ऑक्साइड, धातुओं पर धात्विक ऑक्साइड, धातुओं पर क्या लिखेंगे? धातुओं पर धात्विक ऑक्साइड की
धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत, सिंपल सी डेफिनेशन है एनोडीकरण की। क्या लिखा अपन ने कि धातुओं पर धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया, चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा? एनोडीकरण कहते हैं। प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, एनोडीकरण कहते हैं। अब कैसे क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई इसमें अपन देखते हैं कि धातुओं पर डेफिनेशन लिखनी है अपने को। क्या लिख देंगे कि धातुओं पर धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहता है। धातुओं पर धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चा? एनोडीकरण, ये एनोडीकरण क्यों करते हैं, ठीक है, इसका क्या उपयोग है, तो आप बताएंगे इसके द्वारा उपयोग लिख देंगे। इसके उपयोग क्या लिखेंगे इसके, आप बताएंगे इसमें, आप ये लिखेंगे कि इससे धातुएं संक्षारण से, धातुओं का संक्षारण से, धातुएं संक्षारण से सुरक्षा प्राप्त करती हैं, संक्षारण से सुरक्षा प्राप्त करती हैं। पहली बात है कि इनका संक्षारण नहीं होता है। दूसरी खास बात क्या है, इसे रंग कर, जो मोटी परत बनी है ना, धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत बनी है, ये मोटी परत जो है इसे रंग कर आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्या बनाई जा सकती हैं? आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये आंसर लिख देंगे, बनाई जा सकती हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रश्न है। किसे कहेंगे कि धातुओं पर धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। धातुओं पर धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। इसे क्या होता भाई, इससे धातुएं संक्षारण से सुरक्षा प्राप्त करती हैं और इसे रंग कर आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है उस धातु की। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जो होती है उसको कई प्रकार के रंगों में अपने को मिलती है और कई प्रकार के अच्छे अच्छे डिजाइन के गेट एल्यूमिनियम के आपको मिल जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या चढ़ी होती है भाई, एल्यूमिनियम पर धात्विक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और धात्विक ऑक्साइड की परत जो होती है ना, धातुओं पर चढ़ जाती है, तो उसको क्या किससे बचाती है बच्चा? संक्षारण से बचाती है। तो मोटी परत कर देंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जिस धातु, देखो कोई पाथर ले लेंगे, उसमें जिस धातु पर धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ानी होती है उसका क्या बना लेते हैं बच्चा? एनोड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एनोड बना लेते हैं। और दूसरी एक धातु का कैथोड बना लेता है। तो एनोड जो होता है, एनोड को क्या कहते हैं? प्लस, और कैथोड क्या कहते हैं? माइनस। मतलब जिस धातु का एनोडीकरण करना होता है उसका क्या बना लेते हैं? एनोड बना लेते हैं। और उसमें उस धातु के लवण का विद्युत अपघट्य ले लेते हैं। तो क्या होता है, यहां पर विद्युत अपघटन करेंगे, एनोड किसका बना होगा? धातु का। तो होगा क्या, यहां पर जब विद्युत अपघटन करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीजन जो होगी ना, जो एनोड पर ऑक्सीजन बनेगी, उसके साथ ये धातु क्रिया करेगी, जिससे इसके ऊपर किसकी परत चढ़ जाएगी बच्चा? धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ जाएगी। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो देखिए, थर्मिट अभिक्रिया बढ़िया प्रश्न आता है। बताइए, देखिए थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहेंगे? थर्मिट अभिक्रिया। तो आप क्या बताएंगे कि आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के बीच की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे? आयरन ऑक्साइड। क्या लिखेंगे भाई? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा
एल्यूमिनियम के बीच, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। किस प्रकार की भाई? ऊष्माक्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी होती है। ध्यान से देखना भाई, क्या बात लिखी है मैंने लिखा है कि आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के बीच की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तथा इसमें धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। धातुएं कौन सी अवस्था में? गली हुई, गलित अवस्था, या फिर अपन ये कहेंगे द्रव अवस्था, पिघली हुई अवस्था। द्रव अवस्था की जगह क्या लिख देंगे? पिघली हुई अवस्था, ये लिख देंगे। गलित अवस्था या पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है, अवस्था में प्राप्त होती है। इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बच्चा? थर्मिट अभिक्रिया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, थर्मिट अभिक्रिया का बढ़िया प्रश्न है। आप देखना बोर्ड की एग्जामिनेशन में आपको छपा हुआ मिलेगा कि आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के बीच की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तथा इसमें जो धातु या आयरन जो है वह किस अवस्था में प्राप्त होता है? गलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। किन किन के बीच में होती है? आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के बीच की यह अभिक्रिया है। क्या एग्जाम्पल, उदाहरण पूछेंगे आप लोगों से? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड है, प्लस एल्यूमिनियम। अगर आपने पढ़ा है पहले सक्रियता श्रेणी तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो है वह आयरन से ज्यादा क्रियाशील होता है। एल्यूमिनियम किससे ज्यादा क्रियाशील होता है? आयरन से ज्यादा क्रियाशील होता है। इसलिए यह इसके यौगिक से, जो आयरन ऑक्साइड जो है, इससे आयरन को विस्थापित कर देगा और खुद जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बन जाएगा। और साथ में क्या? फेरस, लोहा जो बनेगा यह गलित अवस्था में प्राप्त होगा, पिघली हुई अवस्था में। कौन सी धातु बनी यहां पर? आयरन, ठीक है, लोहा गलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होगा। कौन सी अवस्था में बच्चा? पिघली अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा? इस अभिक्रिया को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। संतुलित करेंगे तो कर लीजिए भाई, इधर एल्यूमिनियम के 2 हैं, इधर एल्यूमिनियम का 1 है, तो यहां पर डायरेक्ट आप कितने लिख देंगे? एल्यूमिनियम के 3 लिख दीजिए। 3 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर लिखेंगे अपन एल्यूमिनियम के, इधर तो लिख दो 3, तो एल्यूमिनियम के 6 हो गए, 6 एल्यूमिनियम के हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए भाई? ऑक्सीजन के कितने हो गए? ऑक्सीजन के हो गए 3 3 9, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 हैं, तो अब कितने करने हैं? 9 करने हैं, तो यहां पर 9 कर लीजिए। और फिर इसके कितने हो गए? Fe2 है, तो 3 दूनी 6 हो गए, तो यहां पर फिर इसके कर दीजिए 6। यह समीकरण संतुलित हो गया है, ठीक है बच्चा। तो यह अभिक्रिया है थर्मिट अभिक्रिया और यह है इसका एग्जाम्पल। किसे कहेंगे? आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड है, गलती मत करना। आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के बीच की अभिक्रिया होती है जिसमें आयरन जो होता है वह अपने को तरल अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में या गलित अवस्था में प्राप्त होता है। उपयोग क्या है इसका? उपयोग ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि थर्मिट अभिक्रिया के उपयोग लिखिए। उपयोग, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उपयोग क्या लिखेंगे बताइए? देखें भाई, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग आप क्या लिखेंगे? रेल की पटरियों, रेल की जो पटरियां हैं या रेल की जो लाइनें हैं, पटरियों के बीच की दरार, के बीच की दरारों को भरने के लिए कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? दरारों को
भरने के लिए कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? रेल की पटरियों के बीच की दरारों को भरने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। और मशीनें जो हैं उनके पुर्जों की टूट फूट की मरम्मत के लिए मशीनों के कल पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब और देखिए कौन सा प्रश्न है भाई? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? लिखिए। सक्रियता श्रेणी का प्रश्न आ जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, लिखते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। और क्या लिखेंगे? सक्रियता आंसर। यहां पर आंसर लिख देंगे और लिख दिया अपन ने सक्रियता श्रेणी। क्या लिख दिया बच्चा? सक्रियता श्रेणी। कैसे याद करेंगे सक्रियता श्रेणी? क्या परिभाषा होगी बताइए। देखें आप, देखो, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी बनती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब धातुओं को ध्यान रखना भाई, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के, ध्यान रखना, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के किस क्रम में भाई? अवरोही क्रम। ये ध्यान में रखना, कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। या ये याद नहीं रहे तो लिख देना घटते हुए क्रम, घटते अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम। क्या लिख दिया मैंने यहां तक? देखो बढ़िया प्रश्न आता है कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, तो जो श्रेणी बनती है उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बनती है उसे क्या कहते हैं बच्चा? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे भाई। सक्रियता श्रेणी कहते हैं जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के किस क्रम में? अवरोही क्रम में या फिर क्या कहेंगे? घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी बनती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब सक्रियता श्रेणी बनाएंगे, आप लोग लिख कर कहेंगे, पूछ लेते हैं सक्रियता श्रेणी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई? आप ध्यान में रखना, कन्ना का मंगल जी, कन्ना का मतलब कैसे? कन्ना हो गया पोटेशियम और सोडियम, का कैल्शियम, कन्ना का तीसरी धातु कैल्शियम, सबसे अधिक सक्रिय पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर का कैल्शियम। ठीक है, कन्ना का, फिर मंगल, कन्ना का मंगल का मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, कन्ना का मंगल। ठीक है, फिर जीफले, जीफड़ी गाड़ी, जीप का मतलब होता है जेडन जिंक, और जीप है फेरस, लेड, जीफले, कन्ना का मंगल, जीफले। फिर उसके बाद क्या आएगा? कॉपर से क्या लेकर के आया भाई? चांदी सोना लाता है, कॉपर। क्या आएगा भाई? कॉपर आएगा। कॉपर से मरकर भी चांदी सोना लाता है या लाया। ये सक्रियता श्रेणी है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्ना का मंगल, MGAL, कन्ना का मंगल। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है कन्ना का मंगल। फिर क्या रखेंगे? जीफले। क्या लिख देंगे इधर? जीफले। जीप का मतलब जिंक, फेरस, और ले का मतलब लेड, जीफले। ठीक है, कन्ना का मंगल, जीफले। कहां से? कॉपर से।
कहाँ से? कॉपर से, Cu कॉपर से, मरकर मतलब मरकरी, मरकर भी चांदी सोना, चांदी का मतलब Ag और सोने का मतलब Au लाता है। तो ये सीरीज जो बनी है यह क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इसमें पोटेशियम क्या है? ये जो मैंने कलर बताया है यहाँ, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? कन्ना का मंगल, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है। और ये धातुएं जो हैं ये मध्यम क्रियाशील हैं। जीफ ले, जिंक, फेरस और लेड। जीफ ले मतलब जी से जिंक, फे से फेरस और ले से लेड। जीफ ले ये क्या है? मध्यम क्रियाशील हैं, मध्यम क्रियाशील हैं। कौन सी है भाई? मध्यम क्रियाशील। और कॉपर से चांदी सोना लाया, ये अल्प क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं? कॉपर है, मरकरी है, चांदी है, सोना है, ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं या अल्प क्रियाशील धातुएं हैं। यह है जो श्रेणी है यह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। बढ़िया प्रश्न आता है 1 नंबर का। अगला प्रश्न कौन सा भाई? देखिए अगला प्रश्न है भर्जन व निस्तापन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, भर्जन व निस्तापन क्या लिखेंगे भाई? भर्जन किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न आ जाए भर्जन लिख देना, डेफिनेशन लिख देंगे अपन। भर्जन किसे कहेंगे? ठीक है, जब सल्फाइड एस्क को, भर्जन किसका होता है भाई? सल्फाइड एस्क का। जब सल्फाइड एस्क को, डेफिनेशन ध्यान में रखना, जब सल्फाइड एस्क को किसकी उपस्थिति में? वायु के आधिक्य में, मतलब अधिक मात्रा, जब सल्फाइड एस्क को वायु के आधिक्य में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो किस में बदल जाता है? तो ये धात्विक ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। तो ये धात्विक ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को बदल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। लिख देंगे। मतलब भर्जन में क्या लिखेंगे? क्या ध्यान में रखना है? किसका होता है? सल्फाइड एस्कों का। सल्फाइड एस्क जो होते हैं इनको वायु के आधिक्य में, वायु की अधिक मात्रा की उपस्थिति में उच्च ताप पर, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो ये किस में बदल जाते हैं? धात्विक ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। निस्तापन अगला पॉइंट, फटाफट से हम रिवीजन कर लेंगे। भर्जन किसे कहेंगे भाई? निस्तापन आएगा अब। निस्तापन देखिए, निस्तापन किसे कहेंगे? लिख दिया मैंने, निस्तापन किसका होता भाई? निस्तापन किसका किया जाता है? निस्तापन किसका किया जाता है आप बताएंगे? जब कार्बोनेट एस्कों को, क्या लिखेंगे? कार्बोनेट एस्कों को, बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिखेंगे, जब कार्बोनेट एस्कों को किसकी उपस्थिति में? जब कार्बोनेट एस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में, कम वायु मतलब ज्यादा वायु नहीं, सीमित वायु, नाम याद रखना भाई, सीमित वायु। सीमित वायु मतलब कम वायु की उपस्थिति में, सीमित वायु की उपस्थिति में, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म किया जाता है, तो किस में बदल जाते हैं? तो ये धात्विक ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। तो बच्चा ये थे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।